Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. In today's lecture, our topic are surface tension. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके बाद हम डील करेंगे रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो शुरू करते हैं आज का। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन। तो बच्चों सरफेस टेंशन समझते हैं छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में हम अक्सर देखते हैं। पहला एक बात करते हैं बेटा, ट्री का। ट्री, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी ट्रीज होंगे। एक बात ऑब्जर्व करना बेटा। अच्छा एक बात ये अगर ये बोले कि ट्री जो है वाटर कहां से लेता है बेटा? रूट से। और वो उसके टॉप पे भी अगर कोई लीव है उस तक पहुंच जाता है। तो ये वाटर ने इतना डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, इतना कैसे चला वो? उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अब बात करते हैं, अगर कहीं वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं या फेंक रहे हैं या बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो ये लगभग कुछ स्फेरिकल जैसी शेप ले लेता है वाटर हमेशा। अगर आपने कोई भी लिक्विड ऐसा किया तो सभी लिक्विड में ये एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी जाती है। अगर आपने कोई पेंटिंग कर रहे हैं और ब्रश को आपने पानी में डुबोया तो उसका जो अगला पार्ट है वो ऐसे, सपोज ये ब्रश है, उसका अगला पार्ट ही ऐसे कुछ बाल, उसके सारे हेयर जो है इकट्ठे हो जाते हैं एक पॉइंट पे। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इन सारी बातों के लिए एक फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन को आम भाषा में समझें तो लिक्विड का जो सरफेस है, जो टॉप की लेयर है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह, तल की खिंची हुई चद्दर की तरह बिहेव करता है ताकि उसका जो सरफेस एरिया है ना वो मिनिमम रहे। मिनिमम सरफेस एरिया तभी होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहे। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये इन सब बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी ये समझ लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन जो है किसी भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के करके क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ जो लिक्विड का जो सरफेस है वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और रीजन ये है उसका कि वो उसका जो सरफेस एरिया हो वो मिनिमम हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which its surface behaves like stretched membrane. So this property is called surface tension. I repeat, surface tension is the property of liquid by virtue of which its surface behave like stretched membrane, and this property is called surface tension. इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो यू माइट नोट डाउन दिस डेफिनेशन एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। Students, now we will study how to measure this surface tension or measurement of surface tension. To measure this, यहां पे हम क्या करते हैं? Suppose we have a container which containing liquid inside it. It is a cylindrical shaped container, and in this cylindrical shaped container a liquid is filled inside it.
तो यहां पे जो इसका जो सरफेस है, तो सरफेस के बीच में एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे, और उसके दोनों तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगती है इक्वल F। अगर ये जो लाइन है, सपोज इट इज AB लेंथ, और इसका AB का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू L, तो ये जो सरफेस टेंशन है इट इज कैलकुलेटेड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो surface tension of liquid can be measured as force per unit length on an imaginary line drawn on liquid surface। तो यहां पे ये जो इमेजिनरी लाइन AB है, इसके चारों तरफ थोड़ा मैं साइड में इसको क्लियर करके बना देता हूं। तो दिस इज इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस एंड दिस इज द फोर्स which is acting tangentially on both sides। अब यहां पे इसकी मदद से हम इसका यूनिट भी बता सकते हैं और इसका डायमेंशन फार्मूला भी। तो सबसे पहले बात करते हैं CGS सिस्टम में। सो इन CGS सिस्टम यूनिट इज, तो बच्चों ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स का यूनिट होता है CGS सिस्टम में डायन, और डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो इट इज डायन पर सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बच्चे SI सिस्टम का, तो इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन and divided by length, that is meter, so it is Newton meter inverse, and it can be written as Dian centimeter inverse। तो दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन एंड दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। आई होप आपको ये पता लग गया बच्चे। अब इसमें बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला का। तो डायमेंशनल फार्मूला भी हम फोर्स पर यूनिट लेंथ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे, तो अब लिख लेते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, तो दैट इज mL T⁻⁻2 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L। सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा mL0 T⁻⁻2। बड़ा सिंपल है ये, जैसे m का तो वैसे लिखा गया, L यहाँ पे +1 था और 1 है ना, कुछ नहीं लिखा पावर, तो नीचे का पावर ऊपर ले आए तो -1 हो गया, 1 - 1 की वजह से ये हो गया 0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का, दैट इज mL0 T⁻⁻2। तो दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसकी मदद से ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दिस सरफेस टेंशन एग्जिस्ट है, क्या रीजन क्या है इसका। तो इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से ना पूरा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि आफ्टर ऑल ये सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना है वो आता क्यों है, लिक्विड का जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव करता है। तो उसके लिए बेटा हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ मॉलिक्यूल जो कि बिल्कुल सरफेस के जो लिक्विड के अंदर है, तो वो चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, अदर मॉलिक्यूल से। तो अदर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ हैं। तो दीज आर द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, कुछ नजदीक है कुछ दूर हैं कंपैरेटिवली। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर ये सभी मॉलिक्यूल, सराउंडिंग मॉलिक्यूल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, चारों तरफ इसको बराबर, चारों दिशाओं से बराबर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो बच्चों जब भी एक फैक्ट बताने वाला हूं, वैसे ये हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा होता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, पर इस साल वो सिलेबस से डिलीट किया गया है, उसको हटाया गया है। HP बोर्ड की सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना अट्रैक्शन के करके, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, उसका वैल्यू होता है बेटा नेगेटिव। उसमें हम कैलकुलेट करके बताते हैं तो नेगेटिव आता है वैल्यू, और उसका नेगेटिव होने का एक सिग्निफिकेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का। मतलब वो मॉलिक्यूल जो है, अगर हम ग्रेविटेशन की टर्म में बात करें बच्चों, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसे बाहर नहीं जाने देती।
ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर तभी जा सकते हैं जब उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो जब तक वैल्यू नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो हम उसकी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाना है तो बच्चों उसको लॉन्च करना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी के साथ, है ना, पढ़ चुके हैं आप ये भी। अब यहाँ पे भी मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। वैसे तो इतना ही याद करना काफी कहा है आपके लिए, आई थिंक बिना रीजनिंग के याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको पुरानी जानकारी से आपको जोड़ रहा हूं। तो क्या बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेटा, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मॉलिक्यूल जो कि इनसाइड है लिक्विड के, वो चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और वो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव बेटा। तो लिक्विड जो है, जैसे हम फर्स्ट लाइन में मेंशन भी कर रहे हैं, आ लिक्विड स्टेज टुगेदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, एंड इसी वजह से क्या बन रही है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा ये कंप्लीट नोट्स हैं आपके लिए, आप अपनी हेल्प के लिए, आप अपने याद रखने के लिए याद क्या करना है इसमें, तो ये नोट्स हैं बेटा, कंप्लीट नोट्स हैं, आप इसको उतार सकते हैं। A liquid stay together because of attraction between the molecules. Consider a molecule when inside a liquid. The intermolecular distances are such that the intermolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. जैसे अब ये मॉलिक्यूल है ना, ये सराउंडिंग के सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि इतनी दूरी पे ही है। दिस अट्रैक्शन रिजल्ट इन द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल। इसकी वजह से मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है बच्चों, नेगेटिव। अब आगे बात करते हैं बेटा उस मॉलिक्यूल के बारे में, ये तो वो मॉलिक्यूल हो गया ना जो कोई वेल इनसाइड लिक्विड है। अगर अब उस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जो कि ऑन द सरफेस। अब बच्चों उस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जो कि सरफेस पे है। तो सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज ऑन द सरफेस। ये मैं सिंबॉलिक तौर पे सरफेस बता दे रहा हूं। तो यहां पे अदर मॉलिक्यूल आर सराउंडिंग इट। सपोज यहाँ पे there are other molecules which are surrounding this molecule and these are the molecule। अब बेटा सरफेस के बाहर तो मॉलिक्यूल नहीं हो सकते ना लिक्विड के, वो तो सरफेस के नीचे नीचे ही है, वहां पे तो लिक्विड है नहीं। यहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ पे जो ये हिस्सा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सारे मॉलिक्यूल ये जो सरफेस की लाइन है इसके नीचे ही है। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द these molecules of the liquid। अब आप यहां पे देख सकते हैं बेटा पिछले केस के कंपैरेटिवली जो कि मॉलिक्यूल बिल्कुल अंदर था, उसके मुकाबले में ये मॉलिक्यूल जो है लगभग आधे मॉलिक्यूल द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, बाकी आधे हिस्से में मॉलिक्यूल है ही नहीं। अगर हम बात करें बाकी हिस्से की, तो वहां पे तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये लगभग आधा है उससे, तो इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लगभग आधा है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लगभग आधा है बेटा। ज्यादा नेगेटिव, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है -20, अब कोई नंबर कम नेगेटिव है -10, तो बेटा जो नंबर कम नेगेटिव होगा मतलब उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा, और जो ज्यादा नेगेटिव है उसका वैल्यू क्या है, कम, है ना, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पे -20 जो है वो स्मॉलर नंबर है, -10 वैल्यू के हिसाब से ज्यादा बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कम नेगेटिव है ना, आधा है कम नेगेटिव वैल्यू में, तो वो इसका मतलब उसका वैल्यू जो है कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी जो है ज्यादा हो गई। तो ज्यादा एनर्जी वाली जो स्टेट है वहां पे मॉलिक्यूल कम से कम रहना चाहते हैं, ज्यादा एनर्जी तो होती नहीं अवेलेबल, तो वहां पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम से कम। तो कम से कम मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा वहां पे कम एनर्जी में, वहां से मॉलिक्यूल जो है वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। और ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना अगर सरफेस के ऊपर, तो सरफेस तभी हो सकता है वो स्ट्रेच्ड रहे, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहे, और वही बेटा सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इनसाइड मॉलिक्यूल में
नेगेटिव ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली कम नेगेटिव है, यानी ज्यादा वैल्यू है उसकी। कम नेगेटिव होने का मतलब है ज्यादा वैल्यू है उसकी, तो एनर्जी ज्यादा है सरफेस के ऊपर, तो वहां पे मॉलिक्यूल कम से कम होना चाहते हैं ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में। तो वो कम से कम मॉलिक्यूल तभी हो सकते हैं बेटा अगर वो सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे। एंड दिस इज इन द नोट्स फॉर्म। मैं जरा रिपीट कर देता हूं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए। तो यहाँ पे बेटा लेट्स कंसीडर अ मॉलिक्यूल नियर द सरफेस, ओनली लोअर हाफ ऑफ इट इज इन द इनसाइड सराउंडेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। देयर इज सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस, बट इट इज लेस देन दैट ऑफ फुली इनसाइड। जैसे बोला ना अभी की जो मॉलिक्यूल है ना वो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड है सरफेस वाला मॉलिक्यूल। अब इट इज हाफ, ऑलमोस्ट हाफ वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू का। अच्छा, तो a liquid thus tends to have the least numb surface area which external condition permit. Increasing surface area require more energy, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, इसीलिए लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो यही सरफेस टेंशन का बच्चों रीजन है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। हम यहाँ पे अब ये स्टडी करने वाले हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं या इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब उसके लिए कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल लिक्विड फिल्म। तो हियर सपोज वी आर हैविंग अ लिक्विड फिल्म, सो दिस इज लिक्विड फिल्म एंडिंग इन अ बार, इसके एंड पे एक बार है। This is bar in the end of film and it can slide over these two horizontal guides. ये horizontal guides हैं जिनके ऊपर ये slide कर सकता है। So this is the force F जो कि इस बार के ऊपर इंटरनली लग रहा है। Now, अब मानते हैं या सपोज करते हैं, तो we are moving this bar through a small distance d. So this is thin film ending in a bar and we have slice. We have moved this bar through small distance d. So for that we have to apply the force F. अगर आपने इसको मूव करना है ना इस थिन फिल्म को, तो आपको इसको ऊपर उतना ही इक्वल और ऑपोजिट विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है ना, तो उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा F। अब ये F फोर्स लगाया तो उसने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन। अगर ये डिस्टेंस जिस डिस्टेंस में फोर्स लगाया उसी में मूवमेंट आया, स्मॉल डिस्टेंस डी से मूव किया, उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसने क्या किया, वर्क डन। वैसे तो एफ डॉट डी आएगा ना, तो एफ डी के बराबर हो जाएगा उसका। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि इंटरनल फोर्स है एफ और इसने जो वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, सो दिस इज द वर्क डन। ये है वर्क डन इसके द्वारा। क्या वर्क डन किया, एफ डी, एफ इंटू डी ना, तो एफ डी लिख दिया हमने इसको सिंपली। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कभी भी किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाए तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एडिशनल एनर्जी वो बोल रहे हैं यहाँ पे इसको, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये उसके बन गया एडिशनल एनर्जी है, उसकी इतनी एनर्जी बढ़ गई। अब इफ द सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म इज एस, है ना, सरफेस एनर्जी को बोल रहे हैं कि एस पर यूनिट एरिया है, तो एक्स्ट्रा एरिया कितना बढ़ा बेटा, क्योंकि जो फिल्म है ना उसकी दो साइड्स हैं, एक तो डी डिस्टेंस बढ़ा ना, और सपोज यहां पे एल उसका लेंथ है फिल्म का, तो डी इंटू एल, पर फिल्म की दो साइड्स है बेटा, दोनों तरफ फिल्म का सरफेस है, तो इसलिए वो डबल होगा। तो जो कितना एरिया बढ़ा वो बन गया 2 इंटू डी एल।
जैसे ये फिल्म है ना, जैसे अभी हमने पिछले डायग्राम में बना के दिखाया था, तो ये है फिल्म, और ये इसका सपोज इसका जो लेंथ है ना वो L है, और यहाँ पे हमने जो इसको एडिशनल बताया ना DL, तो अब ये L, तो ये D इंटू L हुआ। पर ये जो फिल्म है ना, इसके दोनों सरफेस हैं, तो दोनों सरफेस हैं तो डबल हो गया वो, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 इंटू DL। ओके, तो अब एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो एडिशनल एनर्जी है जो कि FD के बराबर है, तो ये इंक्रीज इन एनर्जी जो उसके बराबर है, सरफेस एरिया इंटू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या है, S। इंक्रीज इन एरिया कितना, टू 2 इंटू DL, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, S इंटू 2 इंटू DL। और अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन एनर्जी किसके बराबर है, F इंटू D के बराबर, इसलिए S इंटू 2DL वो किसके बराबर हुआ, F इंटू D के। अगर वहां से हमने S को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आया हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करके आया हमारे पास S इज इक्वल टू F इंटू D डिवाइडेड बाय 2DL। ये D से D यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, इट इज F अपॉन 2L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, सरफेस टेंशन के। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। जो हम रिलेशन की बात कर रहे थे ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब तो कंक्लूड कर देते हैं इस बात को, द क्वांटिटी S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन and it is equal to the surface energy per unit area of the liquid interface, and it is equal to the force per unit length exerted by the fluid on the movable bar। तो ये हमारा है रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुका है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।